अक्सर धोखे की कहानियां हम्म, गुस्से, बदले और बर्बादी पर खत्म होती हैं। हाँ, आमतौर पे तो यही होता है। लेकिन आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं, वो वहां से शुरू होती है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं। मतलब विश्वासघात के बाद क्या होता है? बिल्कुल, ये कहानी विश्वासघात की राख से जन्मी एक बहुत ही अप्रत्याशित दोस्ती की है। आज की हमारी चर्चा सिस्टरहुड फोर्स्ड बाय बिट्रेयल नाम की एक कहानी के कुछ अंशों पर आधारित है, और हमारा मकसद है प्रिया और संजना के सफर को समझना। ये दो महिलाएं हैं जिन्हें एक ही आदमी ने धोखा दिया। और कैसे साझे दर्द ने उन्हें दुश्मन बनाने के बजाय एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बना दिया। हाँ, यही इस कहानी की सबसे अनोखी बात है। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी उस सवाल को चुनौती देती है कि क्या एक साझा दुश्मन हमेशा दुश्मनी ही पैदा करता है, या वो एक बिल्कुल नए गठबंधन की नींव भी रख सकता है। सही। या सिर्फ एक रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सामाजिक दबावों पर भी एक टिप्पणी है जो लोगों को कभी-कभी ऐसे रास्ते पर धकेल देते हैं जहां से लौटना मतलब नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से होती है जो बहुत जानी पहचानी सी है। एक पावर कपल। हाँ, मुंबई में रहने वाला। प्रिया एक बहुत ही कामयाब इंटीरियर डिजाइनर और उसका पति रोहन एक हाँ। करिश्माई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। 5 साल की शादी, खूबसूरत घर, सफल करियर। मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट। और अक्सर ऐसी ही परफेक्ट तस्वीरों के पीछे सबसे गहरी दरारें छिपी होती हैं। कहानी हमें बताती है कि ये दरार तब पड़नी शुरू होती है जब रोहन को काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। हाँ, अक्सर। और पहले तो ये सब सामान्य लगता है, एक बिजनेस ट्रिप। लेकिन धीरे धीरे उसकी यात्राएं लंबी होने लगती हैं और अनियमित भी। अच्छा। कभी 4 दिन तो कभी 10 दिन। कहानी के अनुसार प्रिया को एक अजीब सी बेचैनी तो होती है, लेकिन वो अपने पति पर पूरा भरोसा करती है। वो अपने शक को दबा देती है। हाँ, वो खुद को समझाती है कि ये सिर्फ काम का दबाव है और कुछ नहीं। ये भरोसे का एक क्लासिक उदाहरण है ना, जहां हम अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि सच का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं है। नहीं छिपता। कहानी का असली मोड़ तब आता है जब रोहन अपनी एक लंबी बिजनेस ट्रिप से वापस लौटता है। एक मामूली सा सूटकेस, लेकिन उसके अंदर जो छिपा था उसने सब कुछ बदल दिया। क्या हुआ? प्रिया जब उसके कपड़े निकाल रही थी तो उसे सूटकेस की अंदरूनी लाइनिंग में कुछ सख्त सा महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था। तो बस जिज्ञासा और शक के मिले जुले भाव से वो लाइनिंग को काटती है और उसके अंदर से एक सरकारी दस्तावेज निकलता है। एक शादी का सर्टिफिकेट। उसमें रोहन का नाम था, लेकिन दुल्हन का नाम प्रिया नहीं था। अरे बाप रे। दुल्हन का नाम था संजना, और शादी की तारीख उसकी और रोहन की शादी के 2 साल बाद की थी। जरा उस पल को सोचिए, मतलब ज्यादातर लोग तो ऐसे सदमे में सुन्न हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन प्रिया का अगला कदम वही इस कहानी को खास बनाता है। सही कहा। वो रोने धोने या सवाल जवाब करने के बजाय सीधा एक्शन लेती है। हाँ, उसने एक प्राइवेट जासूस को काम पर लगाया। ये एक तरह से असहाय महसूस करने से इनकार करना था। बिल्कुल, वो जानना चाहती थी कि ये धोखा कितना गहरा है और उसकी जिंदगी का ये दूसरा सच आखिर है क्या। वो पैसिव विक्टिम नहीं बनना चाहती थी। और जासूस जो सच्चाई सामने लाता है वो प्रिया की कल्पना से भी ज्यादा जटिल और चौंकाने वाली थी। क्या पता चलता है उसे? उसे पता चलता है कि संजना कोई शहरी चालाक महिला नहीं है, बल्कि वो रोहन के चचेरे भाई की विधवा है जो दिल्ली के पास एक पुश्तैनी गांव में रहती है। ओहो, तो ये कोई अफेयर नहीं था? नहीं, कहानी के अनुसार अपने चचेरे भाई की मृत्यु के बाद परिवार के बुजुर्गों के भारी दबाव में रोहन ने ये शादी की थी। दबाव में? हाँ, ये एक पारिवारिक कर्तव्य था, एक वादा जो उसने अपने मरते हुए चाचा से किया था, ताकि संजना की देखभाल हो सके और परिवार की संपत्ति को संभाला जा सके। ये पारिवारिक कर्तव्य का विचार ये बहुत भारी है। हाँ, क्या ये सिर्फ एक बहाना था या इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक सच्चाई छिपी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, शहरी माहौल में ये शायद एक बहाना ही लगे, लेकिन भारत के कई हिस्सों में, खासकर पुश्तैनी मामलों में, परिवार की इज्जत, विरासत, इन सब का दबाव एक व्यक्ति की अपनी इच्छाओं से कहीं ज्यादा भारी हो सकता है। अच्छा। हाँ। ये एक ऐसी सामाजिक सच्चाई है जो रोहन के फैसले को, मैं ये नहीं कहूंगी कि सही ठहराती है, लेकिन उसे मानवीय जरूर बनाती है। वो सिर्फ एक विलन नहीं रह जाता। तो ये सिर्फ कायरता नहीं थी,
बल्कि एक तरह से दो दुनियाओं के बीच फंस जाना था। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। एक तरफ उसका प्रिया के साथ आधुनिक शहरी जीवन जो उसकी अपनी पसंद है, और दूसरी तरफ संजना के साथ उसका पारंपरिक ग्रामीण कर्तव्य जो उस पर थोपा गया है। वो दोनों पहचानों को एक साथ जीने की कोशिश कर रहा है और यही उसकी कायरता को जन्म देता है, क्योंकि किसी एक को चुनना उसकी एक पहचान को खत्म करने जैसा होता। हाँ, कहानी बताती है कि उसकी योजना तो कानूनी मामले सुलझते ही चुपचाप संजना को तलाक देने की थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। नहीं, उसकी खुद की कमजोरी और संजना के भोलेपन ने उसे इस धुरी जिंदगी से बाहर निकलने ही नहीं दिया। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था और अंत में उसने दोनों को ही सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। सच जानने के बाद प्रिया का अगला कदम। गुस्से और विश्वासघात की आग में जल रही प्रिया उस दूसरी औरत का सामना करने के लिए सीधे गांव पहुंच जाती है। उसके दिमाग में एक तयशुदा तस्वीर रही होगी। हाँ बिल्कुल, उसे लगा होगा कि संजना कोई चालाक मौकापरस्त महिला है जिसने उसके पति को अपने जाल में फंसा लिया, जो कि एक बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। समाज हमें यही सिखाता है ना, कि दूसरी औरत हमेशा विलन होती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो हकीकत उसकी सोच को चकनाचूर कर देती है। क्या देखती है वो? उसे एक सीधी साधी पारंपरिक महिला मिलती है जिसकी दुनिया अपने घर और गांव तक ही सीमित है। वो ये मानती है कि रोहन उसका इकलौता पति है जो शहर में जरूरी काम करता है और जल्दी ही वापस आएगा। मतलब संजना को प्रिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था? कुछ भी नहीं, वो भी धोखे में जी रही थी। ये कहानी का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ है। जब प्रिया उसे सारी सच्चाई बताती है सबूतों के साथ, तो संजना भी टूट जाती है। हाँ, दो औरतों का आमना सामना किसी लड़ाई में नहीं बल्कि एक साझा त्रासदी के दृश्य में बदल जाता है। अचानक वे एक दूसरे की दुश्मन नहीं रहती, वे एक ही दर्द की शिकार नजर आती हैं। मैं सोच रही थी कि अगर संजना वैसी ही चालाक निकलती जैसा प्रिया ने सोचा था तो ये कहानी कितनी अलग होती। ये एक बेहतरीन सवाल है। अगर संजना एक साजिश करता होती तो ये एक आम बदले की कहानी बन जाती। दो महिलाएं एक आदमी के लिए लड़ती। हाँ सही है। लेकिन संजना का निर्दोष होना ही प्रिया को अपने सामने दुश्मन की जगह एक और शिकार देखने पर मजबूर करता है, और यहीं से दुश्मनी की संभावना खत्म हो जाती है और सहानुभूति का जन्म होता है। बिल्कुल। तो ये वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली लड़ाई एक दूसरे से नहीं बल्कि रोहन के झूठ और उसकी कायरता के खिलाफ है। उन्हें समझ आया कि वे दोनों एक ही नाव में सवार हैं। और यहीं से वे प्रतिद्वंदी होने के बजाय साथी बन गईं। एक ऐसा गठबंधन जो उनके साझा दर्द से बना था। और इस नए गठबंधन के बाद कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। प्रिया और संजना एक साथ मिलकर रोहन का सामना करने का फैसला करती हैं। लेकिन उनका तरीका बहुत अनोखा है। हाँ, बहुत शक्तिशाली। वे रोहन की कंपनी के वार्षिक समारोह में पहुंचती हैं। एक बड़ा ग्लैमरस कॉर्पोरेट इवेंट जहां सब लोग मौजूद थे, उसके सहकर्मी, बॉस, परिवार वाले। और कहानी में इस बात पे जोर दिया गया है कि दोनों ने एक जैसी सादी सूती साड़ियां पहनी हुई थी। ये उनकी एकजुटता का प्रतीक था, एक विजुअल स्टेटमेंट। उनका सामना करने का तरीका किसी भी फिल्म से बिल्कुल अलग था। वे चिल्लाती नहीं है, कोई तमाशा नहीं करती, कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। वे बस शांति से आगे बढ़ती हैं और दोनों विवाह प्रमाण पत्र और रोहन की दोहरी जिंदगी के सारे सबूत सबके सामने एक टेबल पे रख देती हैं। उनकी खामोशी उस हॉल में मौजूद किसी भी शोर से ज्यादा असरदार थी। यह दिखाता है कि शक्ति हमेशा शोर में नहीं होती। उनकी चुप्पी और गरिमा ने रोहन को पूरी तरह से निहत्था कर दिया। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कोई रास्ता नहीं, न झूठ बोलने का, न बहाने बनाने का। सबके सामने उसे अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। लेकिन क्या ये भी कहा जा सकता है कि ये तरीका रोहन के लिए थोड़ा आसान था? मतलब कोई चीख पुकार नहीं, कोई सवाल नहीं। ये एक दिलचस्प नजरिया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि एक मुखर टकराव जरूरी था, लेकिन मुझे लगता है इस शांत प्रदर्शन ने सारी शक्ति प्रिया और संजना के हाथों में दे दी। अच्छा, कैसे? उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने रोहन को अपनी कहानी का हीरो या विलेन बनने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने उसे अप्रासंगिक बना दिया। ये बदला नहीं था, ये न्याय का एक ठंडा, सोचा समझा प्रदर्शन था। और इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। इस अपमान और कानूनी कार्रवाई के चलते रोहन की नौकरी, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ चला जाता है। और फिर वो दोनों एक साथ खड़ी होती हैं। हाँ, और घोषणा करती हैं कि वे संयुक्त रूप से तलाक के लिए अर्जी दे रही हैं। ये उनकी आजादी की घोषणा थी। वे अब रोहन की पत्नियां नहीं थी,
वे प्रिया और संजना थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। तलाक के बाद प्रिया और संजना अलग अलग रास्ते पर जाने के बजाय एक साथ रहने का फैसला करती हैं। ये समाज की हर धारणा को चुनौती देता है ना? सौतन का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में कितना गहरा है, लेकिन वे इस लेबल को पूरी तरह से खारिज कर देती हैं। वे एक दूसरे में बहनें और साथी पाती हैं। सर्वाइवर। हाँ, वे अपनी अपनी प्रतिभाओं को मिलाती हैं। प्रिया जो इंटीरियर डिजाइनर है, अपने हुनर का इस्तेमाल करती है, और संजना जो पारंपरिक शिल्प में माहिर है। हाँ, वे मिलकर एक बुटीक स्टोर खोलने का फैसला करती है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये उनकी जिंदगियों का संगम है। प्रिया का शहरी डिजाइन और संजना की ग्रामीण कलात्मकता। सही। मनोवैज्ञानिक इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और एक नए उद्देश्य के साथ उभरता है। कहानी का अंतिम दृश्य बहुत खूबसूरत है। दोनों महिलाएं हंस रही हैं, मजबूत और आत्मनिर्भर हैं और अपना नया स्टोर सजा रही हैं। वे खुश हैं। चक्त महिलाओं के रूप में समाप्त किया। ये साबित करता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा भी सबसे मजबूत बंधन बना सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने एक ऐसी कहानी पर चर्चा की जो विश्वासघात की राख से जन्मी दोस्ती और सशक्तिकरण की एक असाधारण मिसाल है। हाँ। यह दिखाती है कि कैसे साझा दुख एक अप्रत्याशित ताकत बन सकता है। हाँ, और ये सिर्फ दो महिलाओं की कहानी नहीं है। ये उस सामाजिक ताने बाने पर भी गहरी टिप्पणी है जो अक्सर रोहन जैसे किरदारों को ऐसी नैतिक दुविधाओं में डालता है। सही है। कहानी रोहन के किए को सही नहीं ठहराती, लेकिन उसके पीछे के पारिवारिक दबावों को दिखाकर एक गहरी सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है, और हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। जब कोई रिश्ता किसी नकारात्मक अनुभव से बनता है, जैसे कि धोखे से, तो उसे सकारात्मक और स्थायी बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या साझा दर्द हमेशा एक मजबूत नींव हो सकता है? और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी की गलतियों के पीछे के सामाजिक दबावों को समझना उन गलतियों को माफ करने का आधार हो सकता है? ये एक जटिल सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। और ये कहानी हमें इन्हीं मुश्किल सवालों के साथ छोड़ जाती है।